वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में, एक नए उम्मीद और नए जोश के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस अब्यूट चैप्टर का ये दूसरा सेशन चल रहा है। अब्यूट चैप्टर में हम लोग अभी तक सीखे कि अब्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसमें हम लोग 10 टाइप सीख चुके हैं। माने अब्यू के प्रकार में हम लोग 10 प्रकार के अब्यू के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत इत्मीनान से अच्छे से समझे हैं। ओके, तो आज से हम 11-12 जो भी आगे का टाइप होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अब्यू के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, माने अब्यू का थोड़ा सा अब्यू के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से देखिए वो सबसे बड़ी बात है कि बेस मजबूत होगा। वो बेस अगर मजबूत होगा तो आप धड़ल्ले से एकदम बुलेट क्या बोलते हैं कि धड़ल्ले से आप टारगेट कर ले जाएंगे, धड़ल्ले से आप ठाई ठाई एकदम मार ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे ज़रूरी बात होता है कि बेस मजबूत करिए। बेस एकदम स्ट्रांग रहेगा तब कभी भी एकदम बेस्ट तरीके से समझ भी पाएंगे और बेस्ट तरीके से सीख भी पाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब्यू के बारे में थोड़ा सा बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो कल आपको बताया गया था रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो अब्यू को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, एक बड़ा साइज से ब्रैकेट बना लिया जाएगा, बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर को जो है या कुछ लेटर को, कुछ नंबर या कुछ लेटर को रो या कॉलम में अरेंज करके लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं अब्यू। तो इस तरह से होता है अब्यू। एक बड़ा सा ब्रैकेट आपको बनाना है, उस बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर को या कुछ लेटर को रो और कॉलम में अरेंज करके लिख देंगे, ये हो गया आपका अब्यू। तो प्यारा सा अब्यू देखिए वो। तो ये अब्यू ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़रूरी बातें ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक चीज़ ये है कि इसमें दिख रहा है कि रो 1 2 और कॉलम 1 2, तो जितना रो है उतना कॉलम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये साड़िक में एक बात आपको बताया गया था कि साड़िक में एक बात था कि जितना रो होता है उतना कॉलम होता है। साड़िक में ऐसा होता है कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होता है, यानी कि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। साड़िक में एकदम मस्ट है, वो होना ही चाहिए साड़िक में। तो साड़िक में जो है रो जितना होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या जितनी होगी स्तंभों की संख्या उतना ही होता है। ओके, लेकिन अब्यू में लेकिन अब्यू में ध्यान से समझिएगा, वो अब्यू में जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है और ये बहु नहीं भी हो सकता है। देखिए, ये चीज़ सबसे ध्यान में रखना है, यानी कि अब्यू ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 2 3 1। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कितने रो हैं, 1 2, 2 ठे रो हुआ, और 1 2 3 कॉलम हो गया। तो देखिए, कुल मिला के इसमें क्या था कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि रो 2 ठे था, कॉलम भी 2 ठे था। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू भी 2, यानी कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो रो कितना हुआ, तो रो है आपका 1 2, और कॉलम कितना हुआ, तो 1 2 3, कॉलम 3। चलिए, तो देखिए कुल मिला के ये पता लग रहा है कि रो कॉलम इक्वल यहाँ नहीं है। मैंने नंबर ऑफ रो इक्वल हो भी सकता है नंबर ऑफ कॉलम के, और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं भी हो सकता है। चलिए वो, तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको ये बातें। तो साड़िक और अब्यू में डिफरेंस थोड़ा सा बस ये है। और एक चीज़ और समझिए कि साड़ी का हम लोग प्रसार करके मान निकाल देते थे। बाबू, साड़ी को प्रसार करना सीखे हैं बहुत कायदे से, बहुत बेहतर तरीके से प्रसार करते थे, और टुप से मान निकल जाता था। बाबू कैसे, तो टुप से। क्या आप सीख पाए होंगे अच्छे से? ठीक है, चलिए, तो अगर आप वीडियो जहाँ से देखे होंगे साड़ी का, तो आपको प्रसार करना और बाकी डिटेल में जितना कुछ सुनता है क्या बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा। चलते हैं आगे। देखिए, ये तो कुल मिला के क्या चीज़ है कि अब्यू का जो क्वेश्चन है तो इसका प्रसार वगैरह नहीं होता है, यानी प्रसार वगैरह नहीं होगा, ना इसका कोई मान होता है। ठीक है, ये जैसे का तैसे रहेगा और ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। ओके, चलिए, और एक चीज़ है कि कोटि कैसे लिखाएगा, वो तो कोटि एकदम जैसे कोटि चाहे क्रम जैसे साड़ी का लिखते थे वैसे ही इसका लिखेंगे। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका कोटि बताइए, तो कोटि कैसे लिखाता है, R/C। मैंने नंबर ऑफ रो को पहले लिख देते हैं, जितना रो है गिनती गिन लेंगे, तो रो कितना है 1 2, तो 2 लिख दिए। कॉलम कितना है 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। 3 है तो 3 लिखते, 5 है तो 5 लिखते। तो ये होता है कोटि। तो कोटि इस तरह से लिखा जाता है। तो 21 कोटि का अब्यू है, तो 2 × 2 कोटि का अब्यू है। अगर ऐसे लिखा होता 1 1 2 2 1 1 3 3, वो ऐसे लिखा होता, पूछता कि इसकी कोटि बताइए, तो कोटि कितनी हो जाती है इसकी, तो इसकी कोटि हो जाएगी, देखिए गिनती गिनी तो 1 और ये 2, 2 ठेरो, तो यहाँ पे लिख देंगे
2 और कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 2 × 4 ऑर्डर का ये जो है अवयव है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और बात सीखिए साड़ी के अवयव के बारे में। ठीक है, अवयव के बारे में एक और बात समझिए। तो अवयव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात सीखा जाए, ये सुनिए। वो बताया गया था साड़िक में आपको कि साड़िक में जो है कि मल्टीप्लाई अगर आप बाहर से किसी नंबर से करना चाह रहे हो, साड़िक में अगर किसी नंबर से आप बाहर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या सिखाया गया था? सिखाया गया था कि उस नंबर से मल्टीप्लाई, जो बाहर से नंबर का मल्टीप्लाई आप करा रहे हैं साड़िक के अंदर, तो साड़िक के अंदर जो मल्टीप्लाई होगा नंबर का वो किसी एक रो के पूरे एलिमेंट में, नहीं तो किसी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट में होगा। क्या वो ऐसा बताया गया था कि नहीं बताया गया था? ठीक है, क्या जी ऐसा बताया गया था ना? चलिए हाँ, तो किसी एक रो के पूरे एलिमेंट में चाहे किसी कॉलम के पूरे एलिमेंट में, किसी एक, तो कोई भी एक रो के पूरे एलिमेंट में करा दीजिए, चाहे किसी भी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट में करा दीजिए, ऐसे कहा गया था। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे जो अवयव में गुणा होता है, जैसे यहाँ पे कोई अवयव लिखा है, इसमें हमको 2 से गुणा करना है, तो अवयव में जो गुणा होता है ये किसी एक रो किसी एक कॉलम नहीं होता, ये होगा क्या कि पूरे एलिमेंट में जितने एलिमेंट रहेंगे सब में फट से गुणा हो जाएगा। ये ब्रैकेट की तरह से काम करता है, एकदम तुरंत क्या हो जाएगा कि ये जो है मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में हुआ 2, 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में हुआ 2, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हुआ 4, 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में हुआ तो 6। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी एक रो किसी एक कॉलम का बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होगा तो मल्टीप्लाई किसी एक रो किसी एक कॉलम में नहीं होगा, पूरे एलिमेंट में होगा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। वैसे ही कॉमन करना होगा तो कॉमन भी किसी एक रो किसी एक कॉलम से नहीं होगा, कॉमन पूरे में अगर मिलेगा तो ही कॉमन हो पाएगा, माने पूरे एलिमेंट से कॉमन होगा एक ही बार में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक बात और बताते चलते हैं आपको। देखिए वो कि ये 1 2 3 यहाँ पे ABC, यहाँ पे 4 9 5 कुछ लिख देते हैं ऐसे ही। तो एक अवयव ऐसा लिखे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए ये 9 क्या है, 9 क्या है, तो एक चीज़ है कि देखिए अवयव के अंदर जितना कुछ भी लिखा है ये सबका सब अवयव का एलिमेंट है, अवयव कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अवयव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अवयव ऐसे लिख देते हैं और अवयव को किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A = B = C = कोई कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे। चलिए, तो ये अंदर जो लिखा गया सबके सब क्या है, तो ये सबके सब अवयव के एलिमेंट हैं, अवयव हैं। ठीक है, तो चलिए अवयव हैं, तो ये पूछा जाएगा कि 9 जो है कौन सा एलिमेंट है, अवयव का कौन सा एलिमेंट है। 2 जो है अवयव का कौन सा एलिमेंट है, 3 जो है अवयव का कौन सा एलिमेंट है, C जो है अवयव का कौन सा एलिमेंट है, D जो है अवयव का कौन सा एलिमेंट है। चलिए, तो विच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछता है कि 9 जो है मैट्रिक्स का कौन सा जो है एलिमेंट है, अगर आपको ये पता करना है तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। देखिए इसको बोला जाएगा, देखिए जो पहले रो में होगा, पहले रो में ध्यान से सुनिए, किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले लिखा जाता है रो के बारे में, यानी पहले लिखा जाता है रो, पहले तो एलिमेंट लिख देंगे और एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है रो, और यहाँ पर लिखा जाता है जैसे कोई एलिमेंट, जैसे कि मान के चलिए कि ये हमको 2 के बारे में बताना है कि 2 क्या है, तो 2 के बारे में बताना है तो पहले रो लिखिए, 2 किस रो का है, तो 2 किस रो का है, तो पहले रो का है, 2 किस रो का है, तो पहले रो का है, और पहले रो का कौन सा एलिमेंट है, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा रो का एलिमेंट। तो ऐसे लिखा जाएगा, माने अगर पूछा जाए कि 2 क्या है, तो 2 जो है पहले रो का दूसरा एलिमेंट, माने 2 क्या है तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट है। अगर पूछा जा रहा है कि 2 क्या है, तो 2 जो है पहले रो, पहले जो लिखा रहेगा उसको रो बोलेंगे, पहले जो लिखा रहेगा रो बोलेंगे, और जो आगे लिखा रहेगा उसको बोलेंगे एलिमेंट। तो 2 क्या है तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट है, दूसरा अवयव है। थोड़ा सा फिर से समझिए, एक बात ध्यान समझिए, वो ऐसे कहीं लिख दिया गया है A31, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, A31 ऐसे कहीं लिखा हुआ तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके आगे लिखा रहता है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसको पढ़ेंगे ऐसे कि A जो है तीसरे रो का पहला एलिमेंट है। ये बाबू तीसरे रो का कौन सा एलिमेंट, पहला एलिमेंट है। क्या जी समझ में आ रहा है आपको, या वो समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो कुल मिला के पहले तीसरे रो का पहला एलिमेंट, ए क्या है तो तीसरे रो का पहला एलिमेंट, कहीं पे ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है A42,
पूछा जाए कि ये क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो देखिए इसको कहा, देखिए जो स्टार्टिंग में होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है, जो इसके पीछे होता है वो एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो पूछा जाएगा कि A42 का मतलब क्या है। तो A42 का मतलब है कि चौथे रो का, फोर्थ रो का कौन सा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। ओके चलिए, तो फोर्थ रो का दूसरा एलिमेंट। ये तो ध्यान से समझिए। अब चले आते हैं इस पर। देखिए अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए धड़ाधड़ में, यानी कि पहले आपको रो लिखना है, उसके बाद से एलिमेंट लिख देना है। अगर पूछा जाए कि 9 क्या है, तो 9 क्या है, तो 9 जो है तीसरे रो का, देखिए तीसरा रो हुआ, तीसरे रो का कौन सा एलिमेंट, दूसरा, तो तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट है। यानी कि A32 लिखा है, A32, तो इसका मतलब हो जाएगा 9, यानी कि तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू 9। पूछा जाए 5 क्या है, वो 5 क्या है, तो 5 जो है तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट है। ओके चलिए, पूछ दिया जाए कि 2 क्या है, वो तो 2 क्या है, तो 2 जो है दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, यानी कि पहले आपको रो लिखना है तब जाके उसके आगे एलिमेंट लिखना है। चलिए अगर पूछ दिया जाता है कि वो बताइए कि C क्या है, तो C क्या है, वो तो C जो है, ये C क्या है, तो दूसरे रो, कौन सा रो, तो दूसरे रो का कौन सा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। मैंने कहीं पे A23 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा C, यानी कि दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी कुछ बता रहे थे बेसिक सी बातें आव्यूह के बारे में। चलिए वो ठीक है। तब देखिए 11वां टाइप पे आ जाते हैं। अब सीधे अब टाइप में आ जाते हैं। 10 टाइप के जो है आव्यूह के बारे में अच्छे से और डिटेल में सीखे हैं। लास्ट 10वां टाइप बताए थे सममित आव्यूह। कौन सा आव्यूह बाबू, सममित आव्यूह। तो लास्ट 10वां बताए थे सममित आव्यूह, तो बताया गया था सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह में कहा गया था कि ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा जाए, जिसको पलटने, जैसे कोई मैट्रिक्स हम लिख देते हैं। चलिए कोई आव्यूह लिख देते हैं, कोई आव्यूह लिख दिए 1 2 1 2 2, कोई आव्यूह ऐसे लिख दिए, और इस आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए। आव्यूह लिख दिया और आव्यूह का ट्रांसपोज निकाला जाए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला जाए। चलिए तो निकालिए। परिवर्त आव्यूह को a के पावर t लिख देते हैं। जैसे a है तो a के पावर t, b है तो b के पावर t, मैंने ऊपर पावर t करके, चाहे इसको a डैश करके भी लिखा जाता है। तो परिवर्त निकाल दीजिए। परिवर्त में करना कुछ नहीं होता, वो रो में जो ऐसे पड़ा हुआ है उसको ऐसे कर दीजिए कॉलम में। तो रो में जो पड़ा है रो में, उसको कॉलम में कर दीजिए, क्या कहलाएगा, तो परिवर्त आव्यूह। चलिए तो ये 2 1 रो में है, 2 1 पहले रो में, इसको पहले कॉलम में बना दिया जाए। ये 2 1 जो है दूसरे रो में है, इसको कॉलम में बना दिया जाए। अब देखिए तो किए क्या है कि जो रो में था उसको कॉलम में ले लिए हैं, तो इस तरह से कहलाएगा परिवर्त आव्यूह। तब देख क्या रहा है कि जो आव्यूह दिया गया था इसका परिवर्त निकाला गया, तो देखिए दिया हुआ आव्यूह अपने परिवर्त के इक्वल है, खुद अपने परिवर्त के इक्वल है। तो इस तरह के आव्यूह को कहेंगे कि तब ये सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो है सममित आव्यूह है, क्योंकि ये अपने परिवर्त के इक्वल ही आ रहा है, तो इसको बोलते थे सममित आव्यूह। तो ये हम आपको बता चुके थे। इसके आगे बढ़ते हैं 11वें टाइप में। 11वां टाइप है आपका कुल मिला के विषम सममित आव्यूह। वो कौन सा आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषम सममित आव्यूह। तो ये कैसे होगा समझिए। एक कोई आव्यूह लिख देते हैं, देखिएगा ठीक है, कोई एक आव्यूह लिखते हैं इस तरीके से, लिख दिया यहाँ पे 0 3 -5, यहाँ पे लिख देते हैं -3 5, इस तरह से कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, -1 यहाँ पे लिख दिए 1, और यहाँ पे 0। इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखे हम, देखिए इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखे हम। इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकाला जाए। थोड़ा देखिए, वो ध्यान से देखिएगा। इस मैट्रिक्स का इस बार क्या किया जाए, ट्रांसपोज निकाला जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो जितना रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट किया जाए। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। चलिए रो में है 0 3 -5, तो कर दिए 0 3 -5, फिर ये कर दिए -3 0 1, इसको कर दिए 5 -1 0। ओके, तो जितना रो में था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये तो अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस तरह से रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से क्या बात बना, देखिए ये दोनों देख लीजिए बाबू, तो एक जैसा नहीं है। सममित में क्या होता था कि ये इसको परिवर्त निकालने के बाद दोनों आपस में एक जैसा ही रहता था, यानी कि परिवर्त और दिया हुआ भी एक दूसरे के इक्वल हुआ करता था सममित आव्यूह में।
लेकिन विषम समीकरणों में देखिए ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, तो देखिए ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -3 तो नहीं है, यहाँ पे -3 लिखा है, इक्वल तो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए, इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अगर इसमें से कर लेंगे माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन कर दिए, तो अभी सिखाया गया कि कॉमन कहाँ से होगा, तो कॉमन पूरे एलिमेंट से होगा। तो माइनस अगर कॉमन कर दीजिएगा तो ये वाला तो 0 का 0, ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, ये 0 का 0, ये 1 माइनस में हो जाएगा, ये 5 माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो गया और ये वाला 0। तो वो पूरे एलिमेंट में से कॉमन होता है, तो पूरे एलिमेंट से कॉमन कर लिए। तो कॉमन करने के बाद ये a के पावर t इज इक्वल टू, ये देखिए अब चल के ये a बन चुका है। ध्यान से देख लीजिए, एकदम ये और ये a का ही है, तो अब चल के a बन गया है ये, यानी कि पता ये लगा, ये तो बन गया लेकिन बाहर कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। तो पता ये लगा, एक बात निकल के ये आ रहा है कि अगर देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका परिवर्त निकाला जाए, तो परिवर्त और मैट्रिक्स, दिया हो मैट्रिक्स आपस में इक्वल ना हो, लेकिन माइनस साइन कॉमन करने के बाद वो आपस में इक्वल हो जाता है। यानी कि परिवर्त का मान कह लीजिए कि दिए हुए अवयव के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर है। चाहे इसको एक और तरीके से कह सकते थे कि दिए हुए अवयव का मान परिवर्त के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर है, तो इस तरह के अवयव को बोलते हैं विषम सममित अवयव। यानी कि दिया हुआ अवयव अपने परिवर्त के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव। ओके, तो चलते हैं आगे। बहुत कुछ खास डिफिनेशन नहीं था वैसे, ठीक है, ध्यान से इसको समझे रहिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा वो, ठीक है। चलते हैं अब आगे थोड़ा सा। अब बच गया आपका 2 ही टाइप बस बच गया आखिरी में। तो एक का नाम होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, एक अवयव होता है अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, तो अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो एक होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, ये तो अव्युत्क्रमणीय अवयव। एक होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव जिसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव। देखिए कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा है 1 2 2 1 या 1 2, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखा है, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिख दिया है। इस मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे, कोई मैट्रिक्स लिखा है उसको पहचानेंगे कैसे कि अव्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए करना क्या होगा, तुरंत इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि इस अवयव का सारणिक मान निकाल दीजिए। अब इस अवयव का क्या निकाल देना है, सारणिक मान। तो दिए हुए अवयव का सारणिक मान आप निकाल दीजिए, यानी कि ऐसे इसको सारणिक में ले लीजिए। तो दिए हुए अवयव का सारणिक मान निकालिए, तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया सॉल्व होकर 0। ओके, तो देखिए तो कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, आप सारणिक मान निकाले, अब वो मान आ गया 0 के इक्वल, तो बोलते हैं कि तो जो ये दिया हुआ मैट्रिक्स है ये है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होता है, कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। एक इसी का एक और होता है, देखिए जैसे बस अ हटा लेते हैं, ठीक है, आखिरी टाइप अ हटा लिए। एक होता है व्युत्क्रमणीय अवयव, तो ये है अब व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इसके बारे में समझिए। अब है व्युत्क्रमणीय अवयव, अभी सीख क्या रहे थे अव्युत्क्रमणीय, अब क्या सीख रहे हैं व्युत्क्रमणीय। एक कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया है 1 2 3 1, ऐसे कुछ मैट्रिक्स दिया है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जाए, चलिए निकालिए। तो मैट्रिक्स का निकाल दिया डिटरमिनेंट वैल्यू 1 2 3 1, तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, तो 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, तो आ गया आंसर -5। तो देख क्या रहा है कि इस बार डिटरमिनेंट वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो कोई ऐसा अवयव दिया है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने पर 0 के इक्वल आता है, अगर आता है तब तो वो है अव्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो हुआ आपका ये, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इतना ही टाइप होता है, वो बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही कायदे से आपको बताए हैं। तो बेहतर तरीके से 2-3 बार इस बात को सुनिए, 2-3 बार वीडियो चलाइए और बहुत कायदे से आप सुनिए हो, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल से एकदम बेस्ट सा एकदम मस्त क्वेश्चन लगाया देगा और एकदम मज़ा आ जाएगा, देखेगा वो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल से इसमें आगे बढ़ेंगे और नया नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।